अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हिंदी और पेपर की दृष्टि से दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज की आपकी आज आप पार्ट 3 आ चुकी है। अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। दोस्तों पार्ट 1 में हमने आपके बहुविकल्पी प्रश्न को डिस्कस किया, पार्ट 2 में आपके दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस किया और आज दोस्तों पार्ट 3 में हम आपके सभी लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर में 14 अंकों के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके पेपर में 25 नंबर की तैयारी के लिए दोस्तों ये इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को दोस्तों जैसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि ध्वनि क्या है, ये आपको बताने की ध्वनि क्या होती है। तो देखिए, स्वन या ध्वनि भाषा की मूलभूत इकाई है। स्वन शब्द के लिए अंग्रेजी में फोन शब्द है। ध्वनि का लघुत्तम अनुभव गम्य विच्छिन्न खंड स्वन विज्ञान में स्वन कहलाता है। ध्वनि शब्द संस्कृत के ध्वन आवाज करना, शब्द करना या धातु के साथ इड ई प्रत्यय संप्रत्यय करने से बनता है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ध्वनि का कितनी ज्यादा कठिन लग रही है, और इसका अर्थ होता है दोस्तों आपका सिंपल सा आवाज या आवाज करना। व्यक्ति जब बोलता है तो उसके मुख विवर से वायु निकलती है जो वागेंद्रिय के माध्यम से कुछ वाणी आवाज प्रकट करती है। ध्वनि उसी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको कैसे लिखनी है। तो ध्वनि की परिभाषा में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कैसे कहा है, आइए देखते हैं। देखिए, ध्वनि शब्द से भाषा विज्ञान में मानव मुख से निसृत ध्वनियों को ग्रहण किया जाता है, अन्य अव्यक्त अस्पष्ट ध्वनियों को नहीं। इस ध्वनि में वर्ण शब्द और भाषा सभी का अंतर्भाव हो जाता है। फिर दोस्तों प्रोफेसर डोनियल जोन्स ने ध्वनि का स्वरूप इन शब्दों में व्यक्त किया है। ध्वनि मनुष्य के विकल्प परिहीन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित और श्रोणेन्द्रिय द्वारा अविकल्प रूप से ग्रहित शब्द लहरी है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या रहा, ध्वनि विज्ञान को आपको समझाना है। तो ध्वनि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, देखिए ध्वनि विज्ञान मानवीय वाग्यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण तथा वर्णन करता है। ध्वनि की अपनी एक प्रक्रिया है। भाषाई ध्वनि वक्ता के वाग्यंत्र से उत्पादित होकर श्रोता के कर्णेंद्रिय का विषय बनती है। ध्वनि के लिए तीन बातें अपेक्षित रहती हैं, उत्पादन, संवहन और ग्रहण। ध्वनि के उत्पादन के साथ उसका संवहन तथा ग्रहण भी अपेक्षित है। भाषा विज्ञान में मानवों के मुख से निस्सत्रह ध्वनि का ही अध्ययन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कैसा आ सकता है, हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियां कौन कौन सी, ये आपको बताना है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में अग्रवत 52 वर्ण हैं, जिनमें दोस्तों आपके क्या है 11 स्वर होते हैं। अयोगवाद दो है आपके, व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, द्विवर्ण दोस्तों व्यंजन आपके 2 हैं। इसको याद रखना है कि दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अग्रवत 52 वर्ण है। और दोस्तों जिसको डिफाइन कैसे किया गया, इनको जोड़ लेंगे, 11 स्वर, 2 अयोगवाद मतलब 13 हो गए, और 233 व्यंजन। तो 13 33 होता है 246, और संयुक्त व्यंजन 204 जोड़ देंगे तो 50, और द्विगुण व्यंजन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर स्वर आ गए, स्वर इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। आ ई उ ये सब आपके हो गए दोस्तों स्वर। अयोगवा में आह अंग, ठीक है दोस्तों। फिर व्यंजन आ गया दोस्तों आपका क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ। और इसको दोस्तों याद रखना कौन सा वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। देखिए वर्ग कहाँ से होता है, जिससे स्टार्टिंग होती है। जैसे आपका क वर्ग आपका क से शुरू होता है, च वर्ग आपका च से शुरू होता है, ट वर्ग आपका ट से शुरू होता है, तो यहाँ से आता है प वर्ग। उसके बाद दोस्तों आपका इसको ध्यान रखना है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य र ल व। उसमें व्यंजन दोस्तों होते हैं आपका स स ह। फिर संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन से होते हैं, छ त्र ज्ञ त्र। द्विगुण व्यंजन आपका अंग अड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे आपके कुछ ध्वनियां विदेशी भाषाओं से ली गई है, इन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे ज तथा फ अरबी तथा आ अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए, इन्हें क्रमशः नुक्ता तथा अर्धचंद्र ध्वनियां कहते हैं। अंग इया दोस्तों ड न म पंचम वर्ण कहलाते हैं, इसको ध्यान रखना है, 5 है ये। स्वर दोस्तों क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में दोस्तों कुल कितने 11 स्वर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब फिर बात आती है स्वर किसे कहते हैं, वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकलकर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख द्वार से बाहर निकल जाती है, आपके स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य अक्षर की सहायता से बिना स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे वही अ आ ई 4 ही हो गए दोस्तों, उ
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है। या दोस्तों ऐसे प्रश्न आ सकता है कि स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है, यह अंतस्थ व्यंजन से किस प्रकार भिन्न है। या दोस्तों आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है हिंदी भाषा के व्यंजनों वर्णों के उच्चारण के स्थान का नाम लिखिए, या संयुक्त अक्षर व्यंजनों के नाम लिखिए, या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का उल्लेख करिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इन 5 तरीकों से पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर दोस्तों चलिए देखते हैं। जब प्राण वायु कंठ व मुख के अवयव से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे दोस्तों आपका व्यंजन क ख ग घ आदि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या आपकी 33 है। व्यंजन आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों बात आती है आपकी स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है। ये 5 वर्णों, ठीक है, में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग में विभाजित है। जैसे आपका ये, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है आपको। थोड़ा क ख ग घ याद कर लीजिएगा, नहीं तो पेपर में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो आपके नंबर कटेंगे। फिर बात आती है अंतस्थ व्यंजन। देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, ठीक है, मुख के किसी भाग को नहीं छूती है और बिना रगड़ खाए मुख से बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे दोस्तों य, र, ल, व। उसमें व्यंजन दोस्तों किसे कहते हैं, इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा कि अंतस्थ व्यंजन होते क्या है, नहीं तो ये पेपर में ऐसे ही आएगा। आपको 4 अंतस्थ व्यंजन बताइए कौन कौन से होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, इसको याद रखना है। या उसमें व्यंजन दोस्तों क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उसे उसमें संगर्थी व्यंजन कहते हैं। जैसे दोस्तों श, स, स, ह। ठीक है ना, इसको ध्यान से याद रखना है। फिर दोस्तों संयुक्त व्यंजन आता है। 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे दोस्तों आपका क प्लस स बनकर छ बनता है। ये दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आते हैं। त प्लस र बनकर त्र बनता है, ज प्लस य बनकर ज्ञ बनता है, स प्लस र बनकर स्र बनता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों छ, ये किससे किससे बनकर बना है, क स लिखा रहेगा तो आप दोस्तों कुछ अलग अलग तरीके से दिया रहेगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको अक्षर या कक्षा, पुत्र, त्रिशूल हो गया, ज्ञान विज्ञान हो गया, जैसे श्रम विश्राम हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां आपको बताना। हो सकता है पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हिंदी भाषा की वर्तनी अशुद्धियां एवं निवारण। देखिए शुद्ध लेखन का आशय लेखन संबंधी अशुद्धियां न करने से, इसके लिए 3 बातों पर विचार करना आवश्यक है। दोस्तों अशुद्धियों के पहले प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कई प्रकार की हो सकती है, उनमें से कुछ प्रकार है। पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियां। बहुत से बालक कुछ वर्णों के उच्चारण भेद को भली भांति नहीं समझते हैं और वे प्राय एक अक्षर के स्थान पर उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ण लिख देते हैं। यह ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी तो एक वर्ण के परिवर्तित हो जाने से पूरे शब्द का ही अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों सर और सर दोनों का अर्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। पूरे वर्ण को कुछ से कुछ लिखकर बालक जो अशुद्धियां करते हैं उन्हें भी कई रूपों में देखा जा सकता है। दोस्तों जैसे क्या होता है, ये ब और व की शुद्धियां दोस्तों ज्यादा होती है, ब और व में आप लिखने में। छ और दोस्तों छ की अशुद्धियां होती है, ड और अंग की अशुद्धियां होती है, और अड़ा और अड़ा की अशुद्धियां होती है। ये बिंदी आप लोग लगाते कभी नहीं लगाते हैं, आपके मन पर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों ऐसे ये अंग ये वाली अशुद्धियां होती है, अंग और अड़ा की अशुद्धियां, स की अशुद्धियां और स और स की अशुद्धियां। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, अनुनासिक ध्वनियों का संकेत क्या है। देखिए अनुनासिक ध्वनियों का संकेत दोस्तों अंग ई, ठीक है, ई और अंग है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अंग को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति में नासिका की भूमिका प्रधान होती है। अनुनासिक वह ध्वनि वह नासिक ध्वनि है जिसका संकेत है, ठीक है दोस्तों, यार ऊपर बिंदी देख रहे हैं आप लोग चंद्रमा वाली। जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से उच्चारित हो तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। ये वाली बिंदी दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ना दिख रही, ये वाली बिंदी वाली ना चंद्रमा वाली। जैसे दोस्तों आपका हंस हो गया, यहाँ वहां कहाँ झांसी। कभी कभी कुछ ध्वनियों में स्वतः अनुनासिकता आ जाती है, ऐसा बोलने के प्रवाह में सुविधा के कारण होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों सर्प हो गया, शब्द में साफ हो गया, निष्पन्न हुआ। कुछ अनुनासिक तो सकारात्मक होती है, वहां अनुसाकिता का आना स्वाभाविक लगता है। जैसे दोस्तों आपका चंद्र हो गया, चांद, उष्ट, ऊट हो गया, कूप हो गया, कुआं, अश्रु, आंसू, सत्य, साच आदि। देखिए दोस्तों फिर अगला प्रश्न आ सकता है कि स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आप बताना है। तो स्वर दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आता है आपका ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें दोस्तों हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, अ, छोटी, छोटा ऊ, री। फिर दोस्तों बात आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें हम दोस्तों दीर्घ स्वर कहते हैं। तो मतलब दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई इसको उच्चारण में हमारा ह्रस्व से अधिक समय लगता है। जैसे दोस्तों बड़ा हो गया, बड़ी हो गई, बड़ा हो गया, ए औ आदि दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका यह प्लुत स्वर, इसको ध्यान रखना है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वरों
के उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में अथवा नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे दोस्तों ओम, ये, राम आदि। ठीक है ना। फिर दोस्तों वर्डों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसको देखते हैं। तो इसके लिए लिखते समय सावधानियां, ठीक है। अधिकतर विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्डों को ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते। जो वर्ड ठीक प्रकार नहीं लिख पाते या लिखने में गलती करते उनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार है। पहला दोस्तों अ, आ, ओ ये सब है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में से देखें तो ये सभी वर्ड ऊपर से खुले रहते हैं। विद्यार्थी इन वर्डों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं, जैसे दोस्तों था हो गया। ठीक है, कि ऊपर दोस्तों पूरी लकीर खींचने से यह बन जाता है, ये ध्यान रखना है। तथा दोस्तों धा है, इसके ऊपर पूरी लकीर खींचने से ये घ के समान हो जाता है। खा को दोस्तों अगर पूरा खींच देंगे तो रव लिखा जाता है, जो कि वर्ड न रहकर शब्द बन जाता है। इसलिए दोस्तों खा में निचला हिस्सा एक दूसरे से मिला रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग खा देखते होंगे, काफी लोग ऐसे लिखते हैं, आपके बच्चे देखे होंगे इस तरह खा लिखते हैं। और दोस्तों एक ये होता है खा वाला, तो नीचे वाला ज्यादा बेटर रहता है, इसको यही चीज यहाँ डिफाइन की गई है। उसके बाद दोस्तों घा के ऊपर बंद तथा धा के ऊपर खुला रहना चाहिए, इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अगर कभी दोस्तों आप घा लिख रहे हैं तो घ से घड़ी वाला घा लिख रहे हैं तो ऐसे, धा लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए। ठीक है, धा के ऊपर मत लेके जाइए डंडी, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। वही सब बातें हो रही है दोस्तों। जैसे छह को गुलाई में लिखना चाहिए, नहीं तो दोस्तों ये 6 अंक जैसा प्रतीत होता है। फिर दोस्तों था के ऊपर खुला तथा यह के ऊपर बंद करके लिखना चाहिए, ये सब लिखा। बा के ऊपर खुला तथा माँ के ऊपर बंद करके लिखना चाहिए। इसी प्रकार न, र, ल, स, ह को भी ध्यान से लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण आपको करना है कि भाई, चलिए देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, सघोष व अघोष। इसको ध्यान में रखना है। 2 प्रकार के व्यंजन कौन कौन से हैं आपके, पहला सघोष है, दूसरा अघोष है। अब बात करेंगे सघोष व्यंजन। सघोष वे व्यंजन है जिनमें व्यंजन का उच्चारण उस समय तक समाप्त नहीं होता जब तक जिह्वा उस स्थान तक पहुंचती है जहां से व्यंजन का उच्चारण होता है। इसके 2 भेद हैं, पूर्ण सघोष व अपूर्ण सघोष। जैसे आ, ई, उ, री, ये सब दोस्तों हो गए आपके। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे अपूर्ण घोष में घोष जारी नहीं रहता, यह घोष उच्चारण के आदि, मध्य व अंत भाग में होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन की ध्वनियों के निम्नांकित दोस्तों भेद हैं आपके। पहला दोस्तों आपका बात आता है द्वयोष्ठ। इन उच्चारणों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग होता है दोस्तों, प, फ, ब, भ, म, व, छोटा ऊ बड़ा ऊ। दंतोष्ठ में दोस्तों क्या होता है, इन वर्णों के उच्चारण में ऊपर के दांत व नीचे के ओठ का प्रयोग किया जाता है, जैसे व, फ। ठीक है, फिर दोस्तों आता है दंत। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा के धातु से लगाना होता है उन्हें दोस्तों दंत कहते हैं, जैसे त वर्ग हो गया, ल, स। कंठ दोस्तों फिर क्या आता है कंठ में, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ कहते हैं, जैसे अ, आ का वर्ग, ह। इसको दोस्तों याद रखना है, आपको लिख के याद कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तालव्य में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें हम तालव्य कहते हैं, जैसे छोटी, बड़ी, च वर्ग, य, स। मूर्धन्य में दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा को मूर्धा पर लगने से होता है उन्हें हम मूर्धन्य कहते हैं, जैसे दोस्तों री, ट वर्ग, र और स। जिह्वा मूली में दोस्तों क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के मूल का स्पर्श होता है उन्हें दोस्तों जिह्वा मूली कहते हैं, जैसे क, ख, ग। फिर दोस्तों बात आती है आपका अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन वे व्यंजन है जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, नाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात वायु को निकलने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। फिर अगला प्रश्न हमारा बन सकता है पेपर में कि शब्द का महत्व एवं शब्दों का वर्गीकरण आपको करना है। तो पहले शब्द का महत्व देखेंगे कि शब्द भाषा रूपी भवन के लिए ईंटों का काम करते हैं। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, तभी वे इष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं शब्दों का क्या है। शब्दों को अगले प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला दोस्तों होता है आपका अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा इतिहास या स्रोत के आधार पर, चौथा रचना के आधार पर, पांचवा व्याकरणीय प्रकार के आधार पर। फिर बात आती है दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द भेद कीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ की दृष्टि से दोस्तों शब्द आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका एकार्थी शब्द, फिर अनेकार्थी, फिर समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, फिर दोस्तों आता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। ठीक है, फिर बात आती है दोस्तों पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण आपको देना है। ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न है। शब्द और पर्यायवाची शब्द, तो चलिए दोस्तों कुछ पर्यायवाची आप ध्यान दें, इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा पेपर में लिखने के लिए। अग्नि का दोस्त होता है आपका अनल, आग, ज्वाला, पावक। असुर का होता है राक्षस, दानु, धनु, दैत्य, निशाचर। अमृत का होता है सोम, पीयूष, सुधा। इसको आप लोग लिख के याद कर सकते हैं। आकाश का होता है अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। अश्व का होता है घोड़ा, है, तुरंग, घोटक। आनंद का होता है हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। इच्छा का दोस्तों क्या होता है आपका आकांक्षा,
मनोरथ कामना चाह। ईश्वर का होता है दोस्तों आपका प्रभु परमात्मा भगवान ईश परमेश्वर। इंद्र का होता है आपका महेंद्र। सुरपति सुरेश। देवराज देवेंद्र देवेंद्र। फिर गंगा का होता है जाह्नवी देव नदी। सुरसरी त्रिपथा सुर नदी। फिर दोस्तों आपका चतुर का होता है कुशल निपुण दक्ष। चंद्रमा का होता है शशि चंद्र राकेश चांद मयंक इंदु। जल का होता है पानी नीर वारी सलील। पृथ्वी का होता है धरा वसुधा मही भूमि धरती। सूर्य क्या होता है दोस्तों आपका भानु रवि दिनकर दिनेश दिवाकर। सिंह का होता है मृगराज वनराज केहरी पंचानन। फिर अगला प्रश्न दोस्तों आग अश्व समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द आपको लिखना है। तो समानार्थक शब्द देखिए 2019 में प्रश्न आ चुका है ये। आग का दोस्तों क्या होता है समानार्थक नयन हो जाएगा, समुद्र का सागर हो जाएगा, अश्व का घोड़ा हो जाएगा, सूर्य का रवि हो जाएगा। फिर बात करेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा अग्नि अमृत गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द आपको लिखना है। तो देखते हैं अग्नि का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका एक लिखा तो यहाँ पे हम ज्यादा लिख के दिखा रहे हैं। अग्नि का आग अनल पावक ज्वाला सिरवी। अमृत का दोस्तों सुधा सोम पीयूष अमीय। गंगा का भागीरथी सुरसरी देव नदी नदीश्वरी। गुरु का दोस्तों आचार्य अध्यापक शिक्षक और उपाध्याय। फिर अगला प्रश्न है विपरार्थक या विलोम शब्द किसे कहते हैं ये बताना है। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं विपरार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो विलोम शब्दों के उदाहरण दोस्तों आपके निम्न है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले अंधकार का हो जाएगा आपका प्रकाश। यश का होगा अपयश। गर्मी का हो जाएगा दोस्तों सर्दी। अपना का पराया। राजा का रंक। चतुर का मूर्ख हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल। विष का अमृत। जड़ का दोस्तों चेतन हो जाएगा। उपकार का अपकार। सार्थक का निरर्थक। देना का दोस्तों लेना। आलसी का परिश्रमी। स्वतंत्र का दोस्तों परतंत्र। धनी का निर्धन। ऊंच का नीच। हर्ष का शोक। पाप का पुण्य। एकता का अनेकता। फिर दोस्तों बात करेंगे आपका कायर का हो जाएगा दोस्तों वीर हो जाएगा। अमृत का विष हो जाएगा। रात का दिन हो जाएगा। घृणा का प्रेम में हो जाएगा। आदि का अंत होगा। रक्षक का भक्षक होगा। ठीक है ना। जय का पराजय। आरंभ का अंत। समीप का दोस्तों दूर हो जाएगा। दाएं का बाएं। अमीर का गरीब। सेवक का स्वामी। धर्म का हो जाएगा अधर्म। आय का होगा व्यय। बुरा का होगा भला। दुर्लभ का होगा दोस्तों सुलभ। उचित का होगा अनुचित। हार का होगा जीत। पंडित का होगा मूर्ख। अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहा हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं चार विराम चिन्हों का नाम लिखिए। उदाहरण सहित स्पष्ट भी आपको करना है। क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं। प्रमुख विराम चिन्हों का नाम उल्लेख करना है। या तो ऐसे प्रश्न आ सकता है विराम का शाब्दिक अर्थ बताइए, इसका प्रकार बताइए विराम चिन्ह का, पूर्ण विराम एवं अल्प विराम में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए कितने तरह से क्वेश्चन आ सकता है ये लिखा गया है। अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण लिखने के आ सकता है। या विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं कि दो विराम चिन्हों के उदाहरण सहित अर्थ लिखिए। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है तो चलिए अब देखते हैं। पहला विराम का अर्थ क्या होता है इसको देखते हैं। रुकना या ठहरना। अपने भाव को प्रकट करने के लिए भाषा में बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर हमें रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके हम अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वालों की समझ में कुछ नहीं आएगा। कई बार भाव का अनर्थ भी हो जाता है। हम उचित जगह पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों का प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है बल्कि उनका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि रोको मत जाने दो। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो यहाँ पर देख रहे होंगे आपने हमने यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है ना ये वाला विराम लगाइए। ठीक है। अगर दोस्तों मैं कॉमा का यूज ना करते तो होता है रोको मत जाने दो। अब दोस्तों रोको फिर मत जाने दो। इस तरह अलग अलग दो वर्ड्स बने ना आपके। इस वाक्य में कहीं कोई विराम नहीं है जिससे दोस्तों उसके दो अर्थ प्रकट होते हैं। पहला कि रोको फिर मत जाने दो और दूसरा दोस्तों होता है कि रोको मत जाने दो। और ये दोनों अर्थ एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य को अर्थ तो स्पष्ट करता है, ये भाषा को सुंदर तथा प्रभावशाली भी बना देते हैं। अब परिभाषा देखते हैं। वाक्य बोलने ठीक है बोलते या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम जो आप खड़ी पाई खींचते हैं ना इसको देखते हैं। वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी वाक्यों के अंत में दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब जहां प्रश्नवाचक दोस्तों चिन्ह होता है वहां पर कौन सा आप लगा देते हैं, ये वाला चिन्ह लगाते हैं क्वेश्चन मार्क वाला। विस्मयादिक में ये वाला डंडी के नीचे बिंदु लगाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों जैसे इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून ठीक है ना जीएसटी कानून लागू हुआ। देखिए पूर्ण विराम लगा। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं यहाँ पूर्ण विराम लगा। फिर अल्प विराम ये जो कॉमा लगाते हैं आप लोग बोलते समय या लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा रुकते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है। जैसे दोस्तों शब्दों को अलग अलग करने के लिए होता है दोस्तों। जैसे शेखर राखी नेहा और रोहन बगीचे में खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों जैसे ढेर सारे नाम है तो आप नीचे कॉमा लगाते जाते हैं ना। जैसे नीचे सब्जी वाला आलू टमाटर भिंडी
बैंगन आदि बेच रहा है, ठीक है, इसमें भी आपने लगाया। फिर दोस्तों संबोधन के बाद, कब, संबोधन के बाद, भाइयों मेरी बात को ध्यान से सुनो। जी हाँ दोस्तों, जैसे भाइयों, फिर देखिए अल्पविराम लगा ना, मोहन, फिर दोस्तों कॉमा लगा, तुम इधर आओ, दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। रवि विद्यालय से आकर शहर चला गया, जैसे तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने पिताजी से पूछ लिया है। फिर दोस्तों कब लगता है, किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए की के स्थान पर, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर की लगता है, अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी गोल है, तो दोस्तों मैं की ना लिखकर सीधे अल्प विराम लगा रहे, माँ ने पूछा, फिर अल्प विराम, अब तक कहाँ थे, या तो दोस्तों हम इसको ऐसे बोलते हैं, माँ ने पूछा कि अब तक कहाँ थे। अब दोस्तों बात आती है आपके अर्ध विराम। अल्प विराम और अर्ध विराम में थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं तो गलती हो सकती है। अर्ध विराम दोस्तों ऐसे डी लगा के नीचे छोटा सा लगाना है कॉमा, ठीक है ना। तो आमतौर पर अर्ध विराम को दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य समाप्त हो जाता है तो दूसरे को और जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। दोस्तों सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई और भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। दोस्तों यहाँ पर हम और नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया दोस्तों, अर्ध विराम। ये कहाँ पर लगता है दोस्तों, और जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, वहां पर हम लगाते हैं अर्ध विराम। जहां पर दोस्तों हम और का यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, अर्ध विराम का। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक, ये तो सबको पता है, क्वेश्चन मार्क वाला। प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों आपका रेलगाड़ी कब छूटेगी, क्वेश्चन मार्क, घर में कौन है, क्वेश्चन मार्क, तुम्हारे हाथ में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तुम्हारी कलम कहाँ है, क्वेश्चन मार्क। ये आपके कितने नंबर आने वाले आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। अब बात आती है दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, ये देख रहे हैं ना, डंडी खींच के सीधी से एक बड़ी सी डंडी खींचिए, नीचे बिंदी लगा देते तो वही वाला होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। मन के भावों को जैसे भय, शौक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों हाय राम, यह क्या हो गया, अरे तुम कब आए, जैसे छी तुम तो बहुत गंदे व्यक्ति हो, या दोस्तों वाह कितना सुंदर घर है। अब दोस्तों बात आती है आपके योजक चिन्ह। तो शब्द युग्मों तथा तुलना करने वाले शब्दों के साथ यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों सुख दुख हो गया, रात दिन हो गया, आजकल हो गया, थोड़ा सा काला, ये वाला समझ रहे ना, ये वाला बीच में ऐसे डंडी खींचने वाला चिन्ह। फिर बात आती है दोस्तों आपका 7वां पॉइंट, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण में दोस्तों ये देख रहे हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसको कहते हैं, या डबल इन्वर्टेड कॉमा। उद्धरण चिन्ह को दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, पहला होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोस्तों दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा में क्या होता है, इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए शब्द विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम लिखने के लिए दोस्तों किया जाता है। जैसे दोस्तों यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको हम इकहरा को यूज करते हैं, या आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा कहाँ पर क्यों किया जाता है, फिर से देख लीजिए। शब्द विशेष दोस्तों या कुछ लिखा हो, या किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में अध्यापक ने सभी छात्रों को काव्य कुसुम नामक पुस्तक निकालने के लिए कहा, ठीक है ना। अब दोहरा उद्धरण चिन्ह का कहाँ लग यूज होता है, किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में वैसे का वैसा लिखने के लिए दोस्तों इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, ठीक है ना दोस्तों। जैसे किसी वक्ता का है तो जो भी उसने कहा तो उसको बिल्कुल वैसा वैसा नोट डाउन करेंगे। तो जैसे दोस्तों ऐसा हो सकता है कि पिताजी ने शीतला से कहा बेटा सदैव समय का पालन करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है हमारा कौन सा आता है दोस्तों चिन्ह, 8वां नंबर लाघव चिन्ह, ये बिंदु वाला। लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी कहा जाता है। इसका शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे पंडित दोस्तों यहाँ डंडी लगा दी, डॉक्टर दोस्तों ये लगा दिया, आपने ऐसे देखा होगा ना, शॉर्टकट लिखते हैं। ल सा को दोस्तों ऐसे लिख देते हैं ल सा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समाप्त करते हैं। तो दोस्तों वही बात हो रही है जो आप लोग भाई वो शॉर्टकट लिखते हैं ना, वही चीजें। तो शायद आज से पहले आपको इसका नाम ना पता रहा हो कि आपका कौन सा चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह। जैसे दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड को प्रा लिख दिए, टेलीविजन को टीवी लिख दिए, उत्तर प्रदेश को प्लस प्र लिख दिए ना, प्लस क्या कुछ नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आता है हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह को उदाहरण से आपको समझाना है। इसके दोस्तों दो रूप है, दोहरा तथा इकहरा। दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग दोस्तों लेखन, ठीक है, लेखक या वक्ता के कथनों को यथावत उद्धृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचंद्र वर्मा बोलने और लिखने में दो बातों का महत्व सबसे अधिक है, एक तो अर्थ का और दूसरा भाव का। फिर दोस्तों इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का उपनाम, पाठों के शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि के नाम लिखने में होता है। जैसे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिमल ग्रंथ है। यह दोस्तों दूसरा पाठ पढ़ो जिसका शीर्षक है उत्साह, यह बाल भारती बच्चों की पुस्तक है।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या रहा, कोष्टक को उदाहरण सहित आपको समझाना है। कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है दोस्तों। पहला आता है नंबर आपका पॉइंट, क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ। दिशाएं दोस्तों 4 होती है, जैसे आपके पूर्व हो गई, पश्चिम हो गई, उत्तर हो गई और दक्षिण हो गई। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कभी कभी वाक्य के प्रभाव से भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्टक में रखा जा सकता है। जैसे दोस्तों भरत दशरथ के पुत्र बड़े तपस्वी थे। जी हाँ दोस्तों, मतलब इसको डिफाइन किया गया, भरत कौन थे, दशरथ के पुत्र थे। इसको दोस्तों अलग से नहीं पढ़ेंगे, या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे सीधे भरत बड़े तपस्वी थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम डिफाइन भी कर दिए कि भाई वो भरत जो है ना वो दशरथ के पुत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा विवरण चिन्ह दोस्तों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। विवरण चिन्ह देखिए, किसी विषय अथवा बातों को समझने, ठीक है ना, समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसकी जगह दोस्तों प्राय डैश से काम चला लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो विवरण चिन्ह है वहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अधिकतर जो वाला बिंदु वाला लगा रहे हैं ना, कैसा विवरण चिन्ह दोस्तों आपका ये देख लीजिए, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया, इसकी जगह हम काफी अधिकतर क्या करते हैं, डैश से काम चला लेते हैं अपना। फिर अगला प्रश्न हमारा कैसा आ सकता है पेपर में, हंस पद, ठीक है ना, को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर, जब लिखने में भूल से कोई शब्द या पदबंध छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर हम लिख देते हैं। जैसे दोस्तों श्याम अच्छा लड़का है दोस्तों, लेकिन हमने कुछ चीजें छूट दी तो ये वाला चिन्ह लगाया, ऊपर लिख दिया हमने बहुत ही अच्छा लड़का है। तो दोस्तों इसको ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे, श्याम बहुत ही अच्छा लड़का है। समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये वाला चिन्ह आपने देखा होगा, कब लगाते हैं, जब भाई कुछ चीजें थी हम छूट गई गलती से जल्दबाजी में, तो आपने इसको डिफाइन कर दिया, तो भाई कुछ आपको कटिंग पिटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, उसी जगह आप इस चिन्ह का प्रयोग करके अंत पद का यूज करके आप कर सकते हैं। तो देखिए आपने आज कितने चिन्ह पढ़ लिया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि लिखने की शिक्षा के उद्देश्य हमें बताना है। तो लिखने की शिक्षा के प्रमुख निम्न उद्देश्य है। लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करना है कि जिससे वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों को व्यक्त कर सके। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा रहा, बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य यह भी है कि वे लिखते समय यथास्थान सामासिक, ठीक है, तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सके। तीसरा पॉइंट दोस्तों, बालकों ने पढ़ कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना। पांचवा बिंदु दोस्तों हमारा क्या है, भाषा को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना। छठा बिंदु दोस्तों, स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा आपका, रेखा विधि से तात्पर्य आपको बताना है। प्राय देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं, उन्हें इस प्रकार की तिरछी, खड़ी, सीधी और खड़ी रेखाओं में एक आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव बच्चों को इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगे तो अक्षरों के आकार बनवाने चाहिए। इसे ही रेखाओं के द्वारा दोस्तों अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मॉन्टेसरी विधि को समझाना है। मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पहला बिंदु आता है, सबसे पहले बच्चों को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यास कार्य कागज अथवा पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है। दूसरा बिंदु दोस्तों में बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है, बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। तीसरा दोस्तों हमारा पॉइंट क्या रहा, धीरे धीरे उक्त रेख माल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि तथा साम्य में आपसी संबंध स्थापित करते हैं, तब वे स्वतः लिखना आरंभ करते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, इसको देखते हैं कि हमारी पेस्टलॉजी विधि का परिचय देना है। तो इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियां विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती है। इसके बाद टुकड़ों को योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। उनको पहले वही वर्ड सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं, तत्पश्चात कठिन वर्डों की शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, मनोवैज्ञानिक विधि क्या है। देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को पहले पूर्ण ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद अंश का ज्ञान कराते हैं, अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद शब्द और अंत में अक्षरों की भी शिक्षा दी जाती है। एक विद्वान ने इस संबंध में लिखा है कि बालक जब पाठशाला में भर्ती होने आता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों में बोलना जानता है। वर्णमाला के विभिन्न अक्षर उसके ज्ञान के लिए निरर्थक तथा सारहीन होते हैं, उनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता। आपस में मिलकर जब वे शब्दों अथवा वाक्यों के रूप में आते हैं तभी वे सार्थक बनते हैं।
अर्थात उनका अर्थ होता है। अतएव शिक्षा शास्त्रियों ने इस विषय में जो प्रयोग किए उनके आधार पर बालकों को पहले सार्थक शब्द अथवा वाक्य सिखाए जाते हैं। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, लिखने में बैठने का ढंग तथा कागज से दूरी क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अच्छे आसन पर लिखावट पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतएव कुछ भी लिखवाना आरंभ कराने से पहले अध्यापक को बच्चों के आसन पर ध्यान देना चाहिए। लिखने के लिए रीड डेस्क का प्रयोग किया जाना चाहिए। शरीर जहां तक हो सके संतुलित रखा जाए। जांघें कुर्सी पर सीधी रखनी चाहिए। निचला भाग पैर का लंबे ठीक दोस्तों लंब रूप में रहे। पैर का तलवा फर्श पर टिका हुआ हो। दाएं हाथ से लिखा जाए और बाएं हाथ से कागज संभाला जाए। कापी और आंखें की दूरी ठीक दोस्तों, आपकी जो कापी और आंखों के बीच की दूरी कम से कम 1 फुट की होनी चाहिए। बच्चे मेज पर झुककर ना लिखे, अर्थात अध्यापकों को बच्चों को बैठने के ढंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, कलम पकड़ने की विधि क्या होनी चाहिए, इसको बताना है। बच्चों को इस प्रकार कलम पकड़ने का ढंग बताया जाए कि लिखते समय कलम अंगूठे और उंगली के बीच आ जाए। कलम का मुंह कंधे से बाहर की ओर निकला हुआ होना चाहिए। लिखते समय हथेली का भाग स्पष्ट रूप से दिखते रहना चाहिए। कलम 45 अंश पर कटी हुई ठीक है दोस्तों होनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के लेख सुंदर तथा सुडौल होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लेखन सामग्री का आपको महत्व बताना है कि लेखन सामग्री का महत्व आखिर क्या है। तो स्पष्ट, साफ और सुंदर लिखने के लिए दोस्तों लेखन सामग्री का भी होना परम आवश्यक है। रायवर्धन महोदय का यह कहना है कि प्राथमिक स्तर पर स्लेट और बत्ती का उपयोग किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस स्तर पर स्याही का उपयोग करना ठीक नहीं होता। अधिकांश विद्वानों का सदा से ही मत रहा है कि आरंभ में देवनागरी लिपि का शुभारंभ तख्ती पर किया जाना चाहिए। तख्ती पर्याप्त चौरस और ऐसी होनी चाहिए कि उस पर छात्र ठीक प्रकार से लिख सके। अक्षरों को स्पष्ट, चमकीला और उभरा हुआ होना चाहिए। चमकदार तेज खरिया भी होनी चाहिए, तभी अक्षरों में चमक आती है। ऊंची कक्षाओं में निब तथा होल्डरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जहां तक हो सके अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चों को फाउंटेन पेन के प्रयोग से बचने का आदेश दें। ठीक दोस्तों, फिर अगला प्रश्न हमारा, वर्तनी की अशुद्धियों के करने के कारण आपको बताने। वर्तनी अशुद्धियों के करने के कारण क्या है। देखिए दोस्तों, छात्र वर्तनी संबंधित जो अशुद्धियां करते हैं उनके अनेक कारण निम्नलिखित हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों पहला बिंदु क्या रहा आपका, उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। दूसरा बिंदु दोस्तों, लिखने में शीघ्रता करना। तीसरा बिंदु, सुलेख का अभ्यास ना करना। चौथा है क्षेत्रीय भाषा का खराब प्रभाव। पांचवा, मात्राओं के ज्ञान का अभाव। छठा है शब्द लागों की प्रवृत्ति भी वर्तनी की अशुद्धि का एक कारण है। सातवां बिंदु, शरीर में होने वाले विकार भी वर्तनी की त्रुटियों का कारण है। आठवां बिंदु दोस्तों, लिखते समय भावावेश के कारण मन का अशांत होना। नौवां बिंदु है दोस्तों, पुस्तकों में मुद्रण की अशुद्धियां भी एक कारण है। 10वां पॉइंट दोस्तों, व्याकरण के ज्ञान का प्रभाव। 11वां, रूप रचना के ज्ञान की कमी। 12वां बिंदु दोस्तों, लेखन में असावधानी करना। 13वां, लिपि के ज्ञान का अभाव। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, वर्तनी की अशुद्धियां सुधारने के उपाय आपको बताने हैं। तो पहला दोस्तों बिंदु रहेगा, कक्षा में शिक्षक शुद्ध उच्चारण करे। दूसरा है छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना। तीसरा बिंदु दोस्तों, कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग करना। चौथा दोस्तों पॉइंट, सुलेख का अभ्यास कराना। पांचवा, अशुद्ध शब्दों का अनेक बार लिखवा कर अभ्यास कराना। 6 बिंदु दोस्तों, छठा पॉइंट हमारा, समान उच्चारण वाले अक्षरों के अंतर को समझाना। 7वां पॉइंट दोस्तों, मुद्रण के अशुद्धियों का संशोधन। 8वां बिंदु दोस्तों, व्यवहारिक नियमों का ज्ञान कराना। 9वां, श्याम पट पर लिखकर सुधार करना। 10वां दोस्तों, श्रुत लेख लिखवाना। 11वां, लिखते समय सावधान रहना। 12वां, शब्दकोश का प्रयोग कराया जाए। 13वां दोस्तों, शब्द लेख का खेल खिलाना। 14वां बिंदु दोस्तों, शारीरिक दोष का निवारण करना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग, प्रश्न वाचन की प्रकृति स्पष्ट करिए। देखिए, वाचन वह क्रिया जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। एक विदेशी लेखक कैथरीन ओकानर का कहना है कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया जिसमें दृश्य, श्रव्य एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। जीवन में वाचन का महत्व अधिक है, इसी कारण विद्यालयों में इसकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा रहा कि लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख के महत्व पर प्रकाश डालना है आपको। सुलेख का उद्देश्य सुंदर लेख लिखना होता है। लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख का बहुत महत्व है, क्योंकि सुंदर अक्षरों में लिखे हुए वाक्य पढ़ने में, समझने में और देखने में अच्छे लगते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे पॉइंट कुछ बिंदु देखने पहले हम लोग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि भद्दा लेख अधूरी पढ़ाई की निशानी है, अतः लेख सदैव स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता को पहली वरीयता देनी होगी, तत्पश्चात स्पष्टता और सफाई का महत्व है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, अक्षरिक लिपि से आप क्या समझते हैं ये बताइए। इसमें संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, वर्णों के माध्यम से नहीं। इसमें व्यंजनों के लिए दो ध्वनियां प्रयुक्त होती थी, जैसे क और क प्लस आ, दो ध्वनियां हैं। इस लिपि में वैधानिकता में यह एक दोष कहा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 5 कारणों का हमें उल्लेख करना है। तो दोस्तों पहला आपका हो जाएगा ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना। दूसरा दोस्तों ध्वनि प्रकृति, किसी ध्वनि का अल्प या अति उच्चारण करना। तीसरा दोस्तों आपको ध्वनि विपर्यय, किसी ध्वनि को उलट पुलट देना। चौथा बिंदु दोस्तों उच्चारण के साधनों साधारण नियमों का ज्ञान न होना। और पांचवा बिंदु दोस्तों शारीरिक विकृतियां जैसे ओष्ठ दंतस्य, कोमल तालु अभाव और लघुत्व। फिर अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या रहा, अनुनासिक स्वर क्या है। जब मुख द्वार ठीक है बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवीर भी खुला रहता है, तो इसे स्वर जो स्वर निकलता है दोस्तों उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अंग, त्र, ड़, न, म। अगला दोस्तों प्रश्न क्या रहा, उच्चारण के सुधार की मुख्य विधियां कौन सी है ये बताना है। या दोस्तों उच्चारण शिक्षण की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख करिए। या दोस्तों उत्तर देखते हैं दोस्तों शुद्ध उच्चारण कैसे हो। देखिए पाणिनि व याज्ञवल्क्य ने शिक्षा में शुद्ध उच्चारण के बारे में लिखा है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान द्रष्टव्याम न पीडियेत बीता पदन वेदाभ्यम तर्दृणान प्रयोजयेत। ठीक दोस्तों ये है पाणिनि शिक्षा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग इसका क्या है, अर्थात जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चों को मुख में लेकर चलते समय इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चों को न तो दांत चुभे न ही वे गिर पड़े, इसी प्रकार दोस्तों वर्णों का उच्चारण करते समय यह हमें समय देखना है कि न तो वे दबे रह जाए न ही एकाएक ठीक है ना एकाएक बाहर निकल जाए। तो दोस्तों बात करेंगे उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या क्या है। पहला दोस्तों बिंदु है आपका ध्वनि व्यवस्था। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है, किसी ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्थल से होगा। दूसरा दोस्तों बिंदु आपका आता है बल, ठीक है, जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे हम बल कहते हैं, जैसे अक्षर वर्ण बल। ठीक दोस्तों फिर जैसे आपका घर हो गया, शब्द बल में मतलब हरि घर जाता है। तीसरा दोस्तों वाक्य बल में हरि घर जा सकता है। उच्चारण में किसी ध्वनि पर बल ना देने से भी उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है दोस्तों, जैसे लय। जब अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। स्वर स्वराघात, उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। गति दोस्तों क्या होती है, गति का अर्थ शब्द समूह के मध्य में हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बोलने से। छठा पॉइंट दोस्तों हमारा है विराम। विराम का अर्थ है रुकना, लंबे लंबे वाक्यों को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए यथास्थान पर रोकते हुए पढ़ना। अगला प्रश्न है पठन का क्या अर्थ है। आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की दो विशेषताएं हमें लिखनी है। ठीक है दोस्तों अब इसको देखते हैं पठन का भाई अर्थ क्या होता है। या दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि वाचन का अर्थ आपको लिखना है, तो वाचन या पठन का अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक दूसरा लिखित। मौखिक भाषा को बोला जाता है किंतु लिखित भाषा का तो वाचन या पढ़ना ही होता है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। वाचन के पर्याय पठन और बांधना भी है। लुईस के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि लिपि प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण और उसका पूर्वापरः संबंध जोड़ते हुए पूर्ण आशय समझ लेने में ठीक है लेने का नाम दोस्तों आपका पढ़ना बांधना पठन और वाचन है। अब वाचन के दोस्तों उद्देश्य देखेंगे। वाचन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों आपका उद्देश्य क्या है कि पहला बिंदु देखते हैं बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर उसके भाव ठीक ठीक समझ सकें। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या रहा हमारा कि वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान लगाना। चौथा पॉइंट दोस्तों है कि आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सके, उसमें ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों वाचन के प्रकार आपको बताना है, तो वाचन के प्रकार देखते हैं। पहला होता है सस्वर वाचन, दूसरा आपका है मौन वाचन। अब सस्वर में दोस्तों क्या क्या आता है आपका आदर्श वाचन आता है और अनुकरण वाचन। मौन में दोस्तों आता है आपका द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। तो अब अनुकरण वाचन में दोस्तों आता है आपका व्यक्तिगत वाचन और समवेत वाचन। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट दोस्तों देखते हैं सस्वर वाचन किसे कहते हैं। स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर वाचन है। सस्वर वाचन के आपके दो भेद होते हैं, पहला दोस्तों आपका आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन। अब फिर बारी आती है आपकी मौन वाचन की। लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में ओष्ठ नहीं हिलते, मतलब आपके ओठ। जड्ड महोदय का कथन है कि बालक जब पैरों के से चलना सीख जाता है तो दोस्तों घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता अर्जित कर लेता है तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। मौन वाचन में निपुणता आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का घोतक है और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सस्वर वाचन की विशेषताएं आपको लिखनी है। सस्वर वाचन के दो गुण
या ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला दोस्तों होता है आपका उत्तर या सस्वर वाचन के गुण देखते हैं। ध्वनियों का ज्ञान, बालक को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए और समान ध्वनियों में भेद करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है उच्चारण की शुद्धता। उत्तम सस्वर वाचन में शुद्धता का विशेष महत्व है, अतः प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप से करना चाहिए। उच्चारण में शुद्धता कई कारणों से आ जाती है, जैसे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, मनोवैज्ञानिक कारण या अज्ञानतावश गलत अभ्यास। शिक्षक का अशुद्ध उच्चारणों में स्थलों में दोष आदि। अतः परीक्षण के माध्यम से कारण का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तीसरा बिंदु दोस्तों विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम एवं पूर्ण विराम का ध्यान रखकर आपको पढ़ना चाहिए। रोको मत जाने दो। वाक्य में यदि रोको के बाद विराम करके पढ़े तो दोस्तों एक अर्थ होगा और मत के बाद विराम करके पढ़े तो दूसरा अर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका लिखा है ना, रोको मत जाने दो। पहले दोस्तों अगर रोको मत अगर हम कर देंगे, मत छोड़ देंगे, तो ये होगा इसका अर्थ कि रोको मत जाने दो, या दोस्तों रोको के बाद आप अल्प विराम लगाए रोको मत जाने दो, तो दो अर्थ हो गए ना आपके। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, पॉइंट आता है आपका स्पष्टता। वाचन स्पष्ट होना चाहिए, इसके लिए स्वर पर नियंत्रण आवश्यक है। इतनी जोर से पढ़ना चाहिए कि सभी श्रोता सुन ले। शब्दों के समूह को एक श्वास में पढ़ते समय दोस्तों उनमें अर्थ की संगति का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ड का उच्चारण पृथक रूप में ही किया जाए। पांचवा पॉइंट दोस्तों उपयुक्त बलाघात। बल शक्ति की वह मात्रा जिसके द्वारा कोई वर्ड या शब्द उच्चारित किया जाता है। वाचन में इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि किस शब्द पर कितना बल देना है, क्योंकि बल की मात्रा के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हे प्रभु मुझे एक शीलवान पुत्र दीजिए, इस वाक्य में यदि पुत्र पर जोर देते हैं तो इसका अर्थ होगा पुत्र ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए मतलब। तो यदि दोस्तों शीलवान पर जोर देकर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ होगा शीलवान ही चाहिए, शील रहित कदापि नहीं। यदि उपयुक्त वाक्यों में इन शब्दों पर जोर नहीं दिया जाएगा तो उसका अर्थ होगा पुत्री भी चलेगी, शीलवान रहित भी चलेगा। ठीक है, अतः साधारण रूप में कहने एवं बलाघात कहने पर, ठीक है दोस्तों, कहने से अर्थ में परिवर्तन भी आपका आ जाता है, इसलिए यथास्थान उपयुक्त बलाघात हमें करना चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या रहा, 6 नंबर, इसको देखते हैं, प्रवाह। ठीक दोस्तों, प्रवाह में क्या होता है, वाचन में प्रवाह का ध्यान रखा जाना चाहिए। गति पर नियंत्रण आवश्यक है, न तो बहुत द्रुत गति से पढ़ना चाहिए, न ही रुक रुक कर धीरे धीरे। सातवां बिंदु दोस्तों है अर्थ की प्रतीति। सुंदर वाचन हुआ है जो पढ़ते समय शब्दों को का अर्थ ग्रहण करता चलता है। यदि गति, लय, उच्चारण, विराम आदि का ध्यान रखकर वाचन किया जा रहा है तो अर्थ की प्रतीति स्वाभाविक रूप से होती चलेगी। आठवां बिंदु दोस्तों है हमारा स्वर में रसात्मकता। अच्छा वाचक कर्कश ढंग से नहीं पढ़ता है, न ही उसमें रूखापन रहता है, वरन सरल ढंग से मधुरता के साथ शब्दों का उच्चारण करता है। करुण रस की प्रधानता होने पर ओज नहीं दिखाना चाहिए। नौवां बिंदु दोस्तों है वाचन की मुद्रा। वाचन करते समय अच्छा वाचक अनावश्यक ढंग से सिर नहीं हिलाता, हाथ नहीं पटकता, मेज नहीं पीटता, उंगलियों को नहीं नचाता, पैर से तबला नहीं बजाता, पुस्तक को विकृत ढंग से नहीं पकड़ता, न झुककर पकड़ता और न ही अकड़कर। 10वां बिंदु दोस्तों रुचि। पढ़ते समय अच्छा वाचक पढ़ने में रुचि लेता है, उसे वाचक में आनंद आता है, उसकी रुचि देखकर श्रोता भी आनंद लेते हैं। वाचन में उसे ना तो ऊब आती है और न ही उसे व्यर्थ का काम समझकर टालता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौन वाचन का अर्थ तथा प्रकार बताइए। मौन वाचन का अर्थ, लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में ओष्ठ आपके नहीं हिलते। जड्ड महोदय का कथन दोस्तों भी हमने देखा था, जब बालक पैरों से चलना सीख जाता है तो वो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में जब बालक मौन वाचन की कुशलता अर्जित कर लेता है तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है और दोस्तों भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक भी है। देखिए मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग्यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। सस्वर वाचन में बोलने के कारण थकान शीघ्र आती है। मौन वाचन में अधिक समय की बचत भी होती है। श्रीमती ग्रे एवं रीस के एक परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में ही मतलब दोस्तों इतने समय में मौन वाचन में 210 शब्द बोलते हैं। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा नहीं उपस्थित करता। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता है। सस्वर वाचन में छात्र का ध्यान उच्चारण पर अधिक रहता है, अतः कभी कभी वह बिना अर्थ समझे ही से पढ़ता है। आनंद प्राप्त करने के लिए दोस्तों पढ़ना प्राय मौन रूप में होता है। मौन वाचन के अवसर पर अध्यापक को छात्रों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए।
और यह देखना चाहिए कि छात्र मौन पठन के स्थान पर फुसफुसा कर तो नहीं पढ़ रहे हैं, पंक्तियों में उंगलियां तो नहीं फेर रहे। मौन वाचन के दो भेद हैं, द्रुत वाचन और दोस्तों आपका गंभीर वाचन। फिर दोस्तों आपके बेकन ने लिखा है कि कुछ पुस्तकें गहन अध्यापन की दृष्टि से पढ़ी जाती हैं, कुछ केवल निगल ही जाती हैं, कुछ केवल स्वाद के लिए पढ़ी जाती हैं। देखिए दोस्तों, बेकन के उपयुक्त कथन से भी स्पष्ट होता है कि मौन पठन के दो प्रकार है। पहला दोस्तों बिंदु आता है द्रुत मौन पठन। द्रुत मौन वाचन का उद्देश्य विशेष रूप से मनोरंजन की प्राप्ति है। पुस्तकालय अथवा घर पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों को पढ़ना इस प्रकार के मौन पठन के ही अंतर्गत आता है। द्रुत पठन के नाम से भी स्पष्ट है कि शीघ्रता पूर्वक किया जाने वाला पठन। इसमें विषय वस्तु सरल एवं बोधगम्य होती है। द्रुत मौन पठन के निम्न उद्देश्य हैं। पहला बिंदु दोस्तों आपको सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, दूसरा साहित्य से परिचय प्राप्त करना, तीसरा अवकाश का सदुपयोग करना, चौथा सूचना एकत्र करना, पांचवा है आपका आनंद प्राप्त करना। फिर बात आती है दोस्तों आपके गंभीर मौन वाचन। गंभीर अथवा गहन पठन उस विषय वस्तु का किया जाता है जो सारगर्भित, तथ्यात्मक तथा क्लिष्ट भाषा में बद्ध होती है, जिसमें अधिक चिंतन की आवश्यकता होती है। गंभीर वाचन में पाठ्य वस्तु के प्रत्येक शब्द को पढ़ना व समझना आवश्यक होता है। गंभीर मौन पठन के अग्र उद्देश्य हैं। चलिए दोस्तों इसके उद्देश्य को देखते हैं अब हम लोग। भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना है, नवीन सूचना एकत्र करना है, केंद्रीय भाव की खोज करना। वाचन शिक्षण की विधियों को दोस्तों उल्लेख हमें करना है, तो वाचन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी वाचन की देखते हैं। वाचन शिक्षण में अनेक विधियों को प्रस्तुत किया जाता है, जहां वाचन की प्रमुख विधियों का उल्लेख किया गया। देखते हैं दोस्तों, पहला आता है आपका अक्षर बोध विधि। यह सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला का क्रमबद्ध स्वर व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है, इसलिए इसे दोस्तों अक्षर बोध विधि कहा जाता है। जब बालक अक्षरों का ज्ञान भली भांति प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें शब्द बनाने सिखाए जाते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु दोस्तों ध्वनि साम्य विधि। जब एक सी विधियों वाले शब्दों को एक साथ समानता के आधार पर सिखाया जाता है, तो वह ध्वनि साम्य विधि कहलाती है, जैसे श्रम, भ्रम, क्रम आदि। इस विधि से बालक एक सी ध्वनियों के आधार पर अन्य नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भाषा ज्ञान सुबोध व रुचिकर होता है। कभी कभी इस विधि के अंतर्गत अनावश्यक शब्द से भी सीखने पड़ जाते हैं, जिन्हें हम प्रयोग में नहीं लाते। वाचन में इस विधि का उपयोग सीमित है। फिर दोस्तों तीसरा बिंदु आता है देखो और कहो विधि। इसमें छात्र के सामने शब्द के साथ चित्र भी प्रस्तुत किया जाता है। छात्र पहले देखकर कुछ समझता है, फिर बोलता है। तो दोस्तों ये सब देखिए, आप बनाकर आप पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और इतना ज्यादा आपको लिखना भी सही नहीं रहता है कि आपका पेपर ना छूटे। फिर दोस्तों उसके बाद हेडिंग आप पढ़ लीजिए बस, वाक्य शिक्षण विधि। थोड़ा बहुत देखते हैं। इसमें भाषा का ज्ञान शब्द से प्रारंभ करने के बजाय वाक्य से प्रारंभ किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि बालक मनोभाव को न तो अक्षर के द्वारा प्रकट करता है और वह अक्षरों को जोड़ जोड़कर शब्दों का निर्माण ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर बात आती है दोस्तों पांचवा बिंदु आपका है अनुकरण विधि। इस विधि के अनुसार अध्यापक एक एक शब्द का उच्चारण करता है तथा बालक उसका अनुकरण करते हैं। इसे सुनो और कहो विधि भी कह सकते हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका कहानी विधि। तो यह विधि वाक्य शिक्षण का दूसरा रूप है। अनेक चित्रों की सहायता से कहानी बालकों को सुनाई जाती है। चित्रों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में वाक्य आपके लिख दिए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो ऐसे आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों बात आती है आपकी सातवां बिंदु हमारा क्या है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। यह पठन की आधुनिक विधि है। यह अनुकरण विधि का ही दूसरा रूप है। अनुकरण विधि में अध्यापक स्वयं किसी शब्द या पंक्ति का उच्चारण करता है तथा छात्र उसे दोहराते हैं। उसी प्रकार भाषा यंत्र विधि में ध्वनि अभिलेख यंत्र, टेप रिकॉर्डर में अभिलेखित विषय वस्तु को बार बार छात्रों को सुनाया जाता है और वे उसका अनुकरण करते हैं। यह एक रोचक विधि किंतु व्यय साधन है। फिर दोस्तों हमारा आठवां बिंदु आता है हमारा सामूहिक गठन विधि। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक सर्वप्रथम संपूर्ण कक्षा के सामने छोटे छोटे पद्य या बाल गीतों का आदर्श पाठन प्रस्तुत करता है। छात्र सामूहिक रूप से अनुकरण करते हैं। यह विधि बालकों के उच्चारण सुधार के लिए उपयोगी है। इससे छात्र भावानुसार लय, गति, आरोह अवरोह सहित पठन करने में अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं। देखिए सब 2 नंबर का क्वेश्चन में आप इतना ज्यादा लिखेंगे तो आपका समय की भी बर्बादी होगी। अगर आप लोग एक एक लाइन दोस्तों लिख कर आएंगे हेडिंग डाल के, तो भी आपको एग्जामिनर अच्छे अंक देगा। फिर दोस्तों बात आती है हमारी साहचर्य विधि। इस विधि का प्रयोग मॉन्टेसरी ने किया था। इसमें बहुत सी वस्तुओं, चित्रों, खिलौने आदि के आगे आगे उनके नाम कार्डों पर लिख कर रखे जाते हैं। वे कार्ड फेंक दिए जाते हैं और बालकों से कहा जाता है कि जिस वस्तु का जो नाम है वह नाम वाला कार्ड उसी वस्तु के आगे रख दिया जाए। इस विधि के माध्यम से बालक धीरे धीरे अभ्यास करते करते अनेक शब्दों तथा वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। सफलता मिलने के साथ साथ बालक नवीन ज्ञान प्राप्त करने में रुचि लेने लगते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख हमें करना है। देवनागरी लिपि की विशेषता है, हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है।
इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान में ठीक है रूप में ब्राह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनियों और उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए हैं। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता और व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना में नहीं कर सकती। संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती है। बंगला और गुजराती लिपियां इससे काफी मिलती जुलती है। गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इसको देखते हैं। मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है? एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट हमें करना है। देखिए, जिन वाक्यों में एक प्रधान तथा अन्य आश्रित उपवाक्यों और दोनों की, जो, जितना, उतना आदि मतलब यदि, तो आदि योजकों द्वारा जुड़े हो उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे दोस्तों, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो ये दोस्तों प्रधान उपवाक्य है। दूसरा क्या है? आश्रित उपवाक्य। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द तथा समानार्थी शब्द में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो समुच्चारित या समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये वे शब्द होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे दोस्तों, अंश का होता है भाग और एक अंश का मतलब होता है कंधा। अति का मतलब होता है बहुत और इति का मतलब होता है समाप्त। फिर दोस्तों बात करेंगे आपके समानार्थी शब्द। देखिए, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों, जल को हम नीर, वारी, पानी भी कहते हैं। अग्नि को हम अनल, पावक, आग, ज्वाला भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं। देखिए, उत्तर दोस्तों पूर्ण विराम और अल्प विराम दोस्तों हमने देखा। देखिए, अल्प विराम पर भी बात करेंगे तो सब पर देख लीजिए। पूर्ण विराम का अर्थ होता है दोस्तों पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम, ठीक है ना, वाक्य की गति दोस्तों अंतिम लेकर विराम ले, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों मोहन खेलता है, जो सीजे एक डंडी आपने खींच रहे हैं ना दोस्तों, ये वाली डंडी, यही आपका पूर्ण विराम है। राम और मोहन विद्यालय गए थे। अल्प विराम दोस्तों क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे साधना रुक गए। फिर सीता और मीरा अपनी कक्षा में प्रथम आए। मेरे पिताजी, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण मथुरा हो गया है। फिर दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, लेखन शिक्षण की विविध विधियां कौन थी है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, इसको ध्यान में रखना है। या दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लिखने की शिक्षा के उद्देश्य एवं लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। या दोस्तों ऐसा क्वेश्चन होगा, लेखन शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो कैसे उत्तर करेंगे? पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ है। प्रथम लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना, ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं, अतः लिखना और पढ़ना एक दूसरे में सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने की शारीरिक क्रिया पढ़ने को रोचक बना देती है। लिखने की शिक्षा दोस्तों, बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। आगे चलकर वह लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है। बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना या पहले ही लिखना सिखाया जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मॉन्टेसरी का कहना है कि बालक को पहले लिखना, ठीक है, सिखाया जाना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलाने में समर्थक है। डॉक्टर चौबे का इस कथन, ठीक है दोस्तों, कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। और फिर दोस्तों बात करेंगे लिखने की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। पहले दोस्तों क्या है, लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बालक को इस प्रकार की योग्यता प्रदान करना है कि जिससे वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। बालक को लिखने की शिक्षा देने का उद्देश्य यह भी है कि वे लिखते समय यथास्थान सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सके। बालकों ने पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना। और पांचवा पॉइंट दोस्तों हमारा क्या रहा, बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना। छठा पॉइंट दोस्तों, स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेडिंग क्या है हमारे, लिखने शिक्षण की विधियां। बच्चों को लिखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानों ने कुछ शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है। वे प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नलिखित है। पहला पॉइंट दोस्तों क्या है, रेखाओं द्वारा लिखने को शिक्षा देना। दूसरा दोस्तों, मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देना। तीसरा आपका अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना। चौथा है पेस्टोलॉजी की लिखने की शिक्षा विधि। पांचवा आपके मनोवैज्ञानिक विधि। फिर दोस्तों पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, रेखा विधि क्या होती है। प्राय देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं, उन्हें इस प्रकार की तिरछी पड़ी, ठीक है, सीधी और बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव
बच्चों को इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगे तो अक्षर के आकार बनवाने चाहिए। इसे ही रेखा द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहले बच्चों को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यास कार्य कागज अथवा पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उसमें, ठीक है, उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवा कर ही किया जाता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा है कि बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा धीरे धीरे उक्त रागमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनियां साम्य में आपसी संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना आरंभ करते हैं। फिर दोस्तों बात आती है हमारी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक श्यामपट्ट अथवा बच्चों की पट्टी पर बड़े आकार का सुडौल अक्षर लिख देता है। बालक अध्यापक द्वारा लिखे अक्षरों की भांति अक्षर लिखते हैं। धीरे धीरे इसी अनुकरण के द्वारा वे अक्षर लिखना जान जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथी विधि आती है आपकी पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियां विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती है। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। उनको पहले वे ही वर्ड सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं, तत्पश्चात कठिन वर्डों की शिक्षा दी जाती है। पांचवा पॉइंट दोस्तों हमारा है मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को पहले पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। इसके बाद अंश का ज्ञान कराते हैं, अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद शब्द और अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। एक विद्वान ने इसी संबंध में लिखा है कि बालक जब पाठशाला में भर्ती होने आता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों में बोलना जानता है। वर्णमाला के विभिन्न अक्षर उसके ज्ञान के लिए निरर्थक तथा सारहीन होते हैं। उनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता। आपस में मिलकर जब वे शब्दों अथवा वाक्यों के रूप में आते हैं तभी वे सार्थक बनते हैं, अर्थात उनका अर्थ होता है। अतएव शिक्षा शास्त्रियों ने इस विषय में जो प्रयोग किए हैं उनके आधार पर बालकों को पहले सार्थक शब्द अथवा वाक्य ही सिखाए जाते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट आपको करना है। तो लेखन शिक्षण की त्रुटियां क्या है इसको देखते हैं। वाक्य लेखन का तात्पर्य भावों एवं विचारों के अनुरूप शब्दों को उपयुक्त क्रम में सजाना, ठीक है, उपयुक्त शब्दों का चयन तथा उनके सही क्रमायोजन के अभाव में वाक्य का सही अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो सकता। वाक्य ऐसा होना चाहिए कि जो किसी एक भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, जैसे वह गाता है। दूसरा दोस्तों वह संगीत सीखता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों संगीत सीखने लिखने के लिए वह गुरु जी के पास जाता है। अब त्रुटियों के प्रकार दोस्तों, शब्द अर्थ संबंधी त्रुटियां होती हैं, कर्ता क्रिया संबंधी त्रुटियां होती हैं, वचन क्रिया संबंधी त्रुटियां, ने का अशुद्ध प्रयोग या दोस्तों पुनरुक्ति दोष, या 6 पॉइंट है अन्य विभक्तियों के प्रयोग संबंधी त्रुटियां। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 2019 में आ भी चुका ये प्रश्न। लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य 2 बिंदुओं को उल्लेख करिए, या दोस्तों लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं बतानी, या सिरो रेखा किसे कहते हैं 2 उदाहरण लिखते हुए समझाइए, या दोस्तों लिखने सीखने में ध्यान देने योग्य बातें। अब चलिए दोस्तों देखते हैं। तो बैठने का दोस्तों ढंग, लिखना सिखाने के पूर्व सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक है। झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आंखों पर अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी पीढ़ा टेबल आदि न हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं जांघ पर स्टेल या कापी लिखकर लिखवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कापी किसी आधार पर रखनी चाहिए एवं आधार भी सीधा होना चाहिए। कापी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है। दूरी दोस्तों, सीधे बैठकर पटिया स्लेट या कापी को आंखों से 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। कलम पकड़ने के तरीके, कलम को सही तरीके से पकड़ा जाए। कलम तर्जनी माध्यमा और अंगूठे के बीच हो और बीच में 1 इंच ऊपर हो। कलम इस प्रकार दोस्तों पकड़ी जाए कि अंगुलियों के वर्डों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। हाथों को कनिष्ठिका के सहारे पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए। हाथ की कोहनी शरीर की ओर ही रहना चाहिए। इसे दूर करके तिरछे ढंग से चलना उचित नहीं है। लिखते समय कलाई घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए। हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब नई पंक्ति आरंभ करना हो। फिर दोस्तों बात आती है सिरो रेखा क्या होता है। वर्डों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को दोस्तों सिरो रेखा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लाइन नहीं खींचते आप लोग पूरा वर्ड लिख के। फिर दोस्तों वर्डों पर सिरो रेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। सिरो रेखा की लंबाई पूरे वर्ड के दोनों
ठीक है, और वर्ड की चौड़ाई की दोस्तों 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ड बाएं से दाहिने ओर लिखे जाते हैं। वर्ड पर सिरो रेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिरो रेखा लगाने के बाद आपको मात्रा का प्रयोग करना है, इसको ध्यान रखिए। ये खाली आप लोग जब लिखते हैं ना दोस्तों, आपको पेपर में डेफिनेशन पूछी जाएगी सिरो रेखा क्या है, तब आप ऐसा लिखेंगे। उसके बाद आप जैसा भी आप करते होंगे तो वैसे ही करेंगे, हैबिट्स आपकी पड़ चुकी होगी अब। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन या उसमें ऐसा पॉइंट्स बन सकता है कि अक्षर की सुडौलता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष तरीका है। जब अक्षर सही तरीके से बनाए जाते हैं तो दोस्तों वे देखने में सुंदर सुडौल लगते हैं। उदाहरण के लिए क वर्ड को बनाते समय यह ध्यान देना होगा कि क के बीच की पाई के बाईं ओर का भाग पाई के बीचों बीच और सुंडी का दाहिनी ओर मध्य भाग से निकलकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाएगी। बाएं से दाएं दोनों की तरफ मोटाई बराबर होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए, सब आपको थोड़ा बहुत इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, जैसे कि पेपर में जब आप कुछ लिख सकें तो थोड़ा बहुत ध्यान में रहे। इसी प्रकार ख बनाते समय यह ध्यान देना होगा कि ख में र का निचला सिरा, ठीक है दोस्तों, व के निचले भाग से जोड़कर ख अक्षर बनेगा। ख शुद्ध रूप है और र अशुद्ध रूप है। ठीक है, ग में एक छोटी और दूसरी उससे थोड़ी बड़ी पाई और छोटी लाइन में एक गोल घुंडी बनेगी। तो इसको दोस्तों ध्यान में रखना है। घ वर्ण को बनवाने के लिए दोस्तों घ में दो मोड़ों का पहला मोड़ पाई के आधे भाग और दूसरा मोड़ बी आधे भाग से शुरू होकर नीचे की खड़ी पाई से थोड़ा ऊपर ही बनेगा। इसके अंत में पाई दोनों मोड़ों से थोड़ा नीचे रहेगी। फिर अंग की दोस्तों आकृति 3/4 भाग में ही होगी। फिर दोस्तों छ पाई के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर छ का पहला मोड़ के अर्ध भाग और दूसरा मोड़ मध्य के ऊपरी निचली पंक्ति को छूता हुआ नीचे से ऊपर की ओर जाकर मध्य में के मोड़ में स्पर्श करता हुआ पेन, ठीक है, पुनः नीचे की ओर मुड़ जाता है। फिर दोस्तों ठा हो गया। ठा की आकृति 1/3 मोड़ कर, ठीक है, मोड़ के बाद बनाकर होकर नीचे पंक्ति को स्पर्श करती होनी चाहिए। इसी गोलाकार भाग के ठीक नीचे स्पर्श कराकर ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगानी चाहिए। फिर दोस्तों थ और भ में गोल घुंडी सिरो रेखा के बराबर लाकर थोड़ा ऊपर अंत पाई के मध्य के बराबर घुमाकर अंत पाई में जोड़ देते हैं। इस प्रकार सभी आकृतियों को सही तरीके से लिखने से ही लिपि में सुडौलता आती है। चतुस्तरीय लेखन से सही वर्डों का सही अनुपात लिखना आसान होता है। ऊपर और नीचे खानों में मात्राओं के लिए स्थान होता है। अब दोस्तों बात आती है उचित दूरी। वर्डों, मात्राओं, शब्दों, पंक्तियों आदि की उचित दूरी लेख में सौंदर्य कहलाती है। फिर दोस्तों वर्डों की दूरी क्या होती है? वर्ड से वर्ड के बीच एक पाई, ठीक है दोस्तों, की दूरी होनी चाहिए, जैसे अब। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट, वर्ड और मात्रा के बीच में भी एक पाई की दूरी होनी चाहिए, जैसे दोस्तों राम हो गया। शब्द से शब्द के बीच की 2 पाई की बराबर की दूरी होनी चाहिए, जैसे राम और सीता। दो वाक्यों के बीच की दूरी दोस्तों विराम चिन्हों को छोड़कर 4 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए दोस्तों, जैसे मनमोहन आओ, फिर दोस्तों सोहन आओ, ठीक है ना। 2 वाक्यों में जैसे एक वाक्य यहाँ कंप्लीट हो रहा आप देख रहे होंगे ना पूर्ण विराम लगने के बाद। फिर दोस्तों पांचों पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिख भी कम रहा है। देखिए सब आप बनाकर पेपर में लिख सकते हैं, जितना अच्छा आप बनाकर लिखेंगे उतने अच्छे आपको अंक मिलेंगे, क्योंकि सब प्रश्न आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अगला प्रश्न, अनुलेख एवं श्रुत लेख में क्या अंतर है समझाइए। देखिए 2019 में प्रश्न आ चुका है, अनुलेख एवं श्रुत लेख में अंतर। फिर अनुलेख क्या होता है इसको देखते हैं। अनुलेख के साथ प्रतिलेख का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। प्रतिलिपि में पद्यांश कविता की पंक्तियों के अभ्यास पुस्तिका में लिखना होता है। अनुलिपि की तुलना में प्रतिलिपि में बालक अधिक सीखता है, जिसमें लेखन गति का विकास भी होता है। अब श्रुतलेख क्या होता है दोस्तों? श्रुतलेख का अभिप्राय सुनकर लिखना। इसमें शिक्षक बोलता है और छात्र सुनकर लिखते हैं। पाठ्य आधार पर अनुच्छेद का चयन कर बोल बोलकर लिखवाना होता है। लिखवाने के बाद पुनः वाचन कर अशुद्ध या भले भूले शब्दों को लिखवाया जाता है। श्रुतलेख द्वारा लेखन गति व शुद्ध लेखन का अभ्यास भी भली भांति होता है आपका, ठीक है दोस्तों, भली प्रकार से होता है। जैसे अगला प्रश्न क्या रहा? श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व आपको बताना है। चलिए इसका अर्थ और महत्व देख लेते हैं। यह साधन प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होता है। प्रतिलिपि के पश्चात अनुलिपि और अनुलिपि के पश्चात श्रुत लेखन का क्रम आता है। प्राथमिक कक्षाओं में श्रुत लेख को ही शुद्ध लेख माना जाता है। श्रुत लेख अर्थात सुना हुआ लेख है दोस्तों, ठीक है। इसमें अध्यापक बोलता है और छात्र सुनकर बोली हुई सामग्री को लिखता है। श्रुत लेख में सुंदर लेख का तो महत्व होता ही है, किंतु इसके साथ ही साथ भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है। श्रुत लेख का दोस्तों उद्देश्य छात्रों की श्रवणेन्द्रिय को प्रशिक्षित करना है, ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। छात्रों की लिखाई अथवा लेख में सुडौलता के साथ साथ
स्पष्टता का अभ्यास, लिखाई में गति लाना तथा एकाग्रचित्ता, ठीक दोस्तों, लाना श्रुतलेख का प्रमुख उद्देश्य है। इस विधि के द्वारा छात्र के हाथ, कान और मस्तिष्क की क्रियाओं को संतुलित स्थापित किया जाता है, उसकी स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। इसके साथ ही सुनकर भाव ग्रहण करने का भी अभ्यास कराया जाता है। वर्तनी की शिक्षा भी इसका एक उद्देश्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, र वर्ड को कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। उत्तर दोस्तों, र वर्ड का उदाहरण ग्रहण हो गया, आपका ग्रहम हो गया, सर्वत्र हो गया और ऋषि हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है, सो उदाहरण सहित आप इसको स्पष्ट करिए। अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनि, अनुस्वार दोस्तों ये हो गया, अनुनासिक में दोस्तों ऊपर जो चंद्रमा वाली बिंदी लगती है ना, यही है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है दोस्तों, जैसे डंडा हो गया, कंचन हो गया, जंगल, झटके से दोस्तों हो रहा है ना, ये तब। अनुनासिक में दोस्तों उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, जैसे दोस्तों चांद हो गया, बूंद हो गया, कुंवर, आंख आदि। अगला प्रश्न रहा आपका, हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से क्या लाभ है, स्पष्ट आपको करना है। तो हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के अग्र लाभ हैं। पहला पॉइंट आपका, पाठ के जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसे चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है और मॉडल चित्र आदि सभी दृश्य हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, दृष्टांत, लघु तथा वगैरह स्वतः ही रोचक होते हैं और जो बात रुचिकर होती है उसके माध्यम से किसी भी बात को जल्दी से सीखा जा सकता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या रहा, साहित्य शिक्षण में जब तक, ठीक दोस्तों, अंतर कथाओं वगैरह को स्पष्ट ना किया जाए तब तक ना तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है और ना ही समझ में आता है। पांचवा बिंदु दोस्तों रहा, सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत समय कम लगता है। छठा पॉइंट दोस्तों हमारा रहा, इनके द्वारा छात्रों की विचार और कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। इन्हीं दृष्टियों से किसी पाठ को समझाने हेतु शिक्षण में सहायक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों हमारा, कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। तो ये सब दोस्तों आप जितना अच्छा बना के लिख सकते हैं वो भी आपके लिए बेटर रहेगा, कि ये मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत पढ़ेगा आपको कि क्या लिख रखा है आपने इसमें। तो चलिए देखते हैं, कविता की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य छात्रों में सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना होता है। अतएव काव्य शिक्षण के अन्य और भी उद्देश्यों से परिचय प्राप्त लेना आवश्यक है। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, उचित स्वर तथा प्रभाव के साथ कविता पठन की क्षमता पैदा करना। दूसरा पॉइंट, छात्रों में इतनी क्षमता पैदा करना है जिससे वे काव्य के सौंदर्य को परख सके तथा किसी भाव प्रधान कविता का रसास्वादन प्राप्त कर सके। रायबर्न महोदय ने इस संबंध में लिखा है, हमारा उद्देश्य यह होता है कि छात्र भी कवि की अनुभूति को समझे और ग्रहण कर सके। अध्यापक का यह कार्य हो जाता है कि उससे छात्र कवि के प्रकृति के प्रेम को समझ सके और उनकी कविता में भी रसानुभूति प्राप्त हो। तीसरा बिंदु दोस्तों, किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना। चौथा बिंदु दोस्तों, छात्रों में कविता के भाव समझ सकने की क्षमता पैदा करना तथा अपने शब्दों में कवि के भाव को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। पांचवा बिंदु दोस्तों, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव की समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना। 6 नंबर पॉइंट दोस्तों, भाई योगेंद्र जीत ने कविता शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में लिखा है कि हमारे आसपास के वातावरण में कितने ही स्मरणीय दृश्य हैं, लोगों को वे रम्य नहीं लगते। इसका प्रधान कारण यह है कि लोगों के पास रमणीयता का शोध करने वाली दृष्टि का अभाव। दोस्तों यहाँ लिखा था रमणीय दृश्य, ठीक है ना। इसी अभाव के कारण वे कितने ही आनंद को ग्रहण नहीं कर पाते। कविता के अध्यापन का भी यही ध्येय है, वह सौंदर्य शोधक दृष्टि विद्यार्थियों में उत्पन्न की जाए जिसे वे संसार रूपी उद्यान में विहार करते समय अनेक प्रकार के स्थलों का आनंद ले सके। सातवां पॉइंट दोस्तों है कि छात्रों को काव्य शिक्षण के साथ ही रस, छंद और अलंकार से परिचित कराना होता है। आठवां पॉइंट है, छात्रों की कविता की अनेकानेक शैलियों से परिचित कराना है। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रवण कौशल का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व बताना है। तो श्रवण कौशल का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए, श्रवण शब्द शुरू धातु से बना है जिसका संबंध सुनने की क्रिया, ध्यान पूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगमन करना, मौखिक संवाद आदि से है। श्रवण शब्द अंग्रेजी के लिसनिंग शब्द का पर्याय है। लिसनिंग को अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन अर्थात अर्थ निष्पादन की प्रक्रिया कहा गया है। श्रवण में किसी कथन को सुनने के बाद उस पर चिंतन करना, चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर रखने और तदनुसार आचरण या व्यवहार करना आदि प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। भाषाई कौशल दोस्तों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसको याद रखना है कि आपके भाषाई कौशल कौन से, पहले सुनना, बोलना भी है, पढ़ना भी है और लिखना भी। में से श्रवण कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है।
शिशु के जन्म से ही इस कौशल को सीखने का क्रम आरंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। हम जागृत अवस्था का 42% सुनने में व्यतीत करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार बच्चा कक्षा के बाहर खेलकूद, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम सुनने में प्रतिदिन लगभग 4 घंटे का समय व्यतीत करता है। इतना ही नहीं, श्रवण का भाषण और पठन से सीधा संबंध भी है। अब श्रवण की प्रकृति दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या क्या होती है। श्रवण एक प्रकृति प्रदत्त शक्ति है। जिस व्यक्ति की श्रवणेंद्रिय ठीक नहीं होती वह व्यक्ति कभी कभार अर्थ का अनर्थ सुन लेता है, जिससे व्यक्ति के संबंध भी टूट जाते हैं। सामान्यतः दोस्तों श्रवण का अर्थ किसी ध्वनि, बातचीत, वाद्य संगीत आदि के सुनने से लिया जाता है, किंतु यह सुनने का बहुत सीमित अर्थ है। श्रवण का अर्थ ध्वनियों का सुनना मात्र नहीं है, अपितु आचरण में व्यवहार, ठीक है, आचरण या व्यवहार करने जैसी जटिल प्रक्रिया सम्मिलित होती है। श्रवण कौशल का महत्व दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या क्या महत्व है। बालक प्रारंभिक काल से ही सार्थक और निरर्थक अनेक ध्वनियां सुनना प्रारंभ कर देता है। जन्म के समय बजने वाली कांसे की थाली, ढोलक, स्त्रियों के गाने आदि पहले दिन ही बालक के कान के यंत्रों को तरंगित करने लगते हैं। ये सार्थक ध्वनियां उसके कान को बारंबार ना पड़े, वह बधिर और मूक हो सकता है। बालक की अधिकांश भावी शिक्षा उसका श्रवण शक्ति पर ही अवलंबित होती है। शोधकर्ता के अनुसार मनुष्य अपनी दिनचर्या में भाषा व्यवहार के अंतर्गत निम्न प्रकार समय लगाता है। 25% दोस्तों पठन तथा लेखन होता है, 30% बोलता है, 45% दोस्तों समझ और सुनने में। विद्यालय में भी विद्यार्थियों को लगभग आधा समय सुनने में लगता है। श्रवण केवल शारीरिक क्रिया ही नहीं अपितु एक मानसिक क्रिया है। व्यक्ति अपने पूर्वानुभव के संदर्भ में श्रुत सामग्री को समझता है, उस पर विचार करता है। ध्यान भटक जाने पर वह श्रुत विषय का पूरा बोध भी नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन जितना भी साहित्य था वह सुनकर ही याद किया जाता था। इसी कारण वेद को श्रुति भी कहा जाता है। ऋषि आश्रमों में विभिन्न वैदिक शाखाएं अपने ज्ञान को वंश परंपरा में सुनकर ही स्मरण रखती थी। आज भी बालक अधिकांश ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। शैक्षणिक अनुसंधान विश्वकोश में श्रवण शक्ति के शोध कार्यों पर चर्चा करते हुए सामड्यूकर ने कई तथ्यों पर प्रस्तुत किए हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बालक 58% समय सुनने में व्यतीत करता है और कक्षा में लगभग आधा समय अध्यापक की बातें सुनता है। आरंभिक कक्षा में 84% तक समय सुनने में व्यतीत करता है। एक अंतर शोध के अनुसार बालक विद्यालय के बाहर अपना आधा समय दूरदर्शन, रेडियो, मित्र मंडली अथवा अन्य स्थानों या सुनने में लगाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब कि श्रवण शक्ति के विकास के साधन आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, श्रवण शक्ति के विकास के साधन। सुनने की योग्यता विकसित करने हेतु विभिन्न साधन अपनाए जा सकते हैं। ये साधन छात्र स्तरानुकूल अपनाए जाने चाहिए। इन साधनों के माध्यम से ही श्रवण शक्ति का विकास किया जा सकता है। पहला पॉइंट दोस्तों क्या आपका, कक्षा शिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा, पाठ्यांतर क्रियाओं द्वारा। फिर ठीक है, फिर आता है कक्षा शिक्षण के दौरान कैसे होता है, बाल संगीत, ठीक है ना, बाल गीत, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, विभिन्न मनोभाव जैसे हर्ष, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, करुणा, व्यंग आदि पर आधारित सामग्री कक्षा में सुनाकर। चौथा पॉइंट दोस्तों, अध्यापक द्वारा आदर्श वचन व सस्वर वचन करके, उच्चारण स्थान आदि का ज्ञान देकर या कक्षा में प्रश्न पूछने के अवसर देकर। दूसरा बिंदु दोस्तों, पाठ्यक्रम सहगामी द्वारा, कक्षा बल सभा, ठीक दोस्तों, फिर कक्षा अभिनय, ध्वनियों के खेल। फिर दोस्तों फिर तीसरा बिंदु आता है पाठ्यांतर क्रियाओं द्वारा, वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता। चौथा बिंदु दोस्तों है कविता वाचन प्रतियोगिता। फिर आशु भाषण प्रतियोगिता या समाचार वाचन, प्रार्थनाकालीन भाषण, आकाशवाणी से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम सुनकर, वृत्त चित्र, चलचित्र, दूरदर्शन आदि को देखकर या महत्वपूर्ण अवसरों पर भाषण सुनकर, मुख्य विचार, ये सब दोस्तों वक्ता की बातों को आलोचनात्मक ढंग से सुनने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा मिस प्रिंट है। फिर दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख आपको करना है। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। उच्चारण को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं दोस्तों। पहला है प्रतिभागियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए, उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने का अधिक से अधिक अवसर हमें प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण अभ्यास कराया जाए। तीसरा बिंदु दोस्तों री स वर्णों से बने शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट दोस्तों ध्वनि को उच्चारण स्थान से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाए। पांचवा बिंदु है ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते या बोलते समय बीच में टोकने की बजाय
बोलना पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध शब्द के उच्चारण का संशोधन हमें करना चाहिए। छठा बिंदु दोस्तों, आदर्श उच्चारण के उदाहरण टेप रिकॉर्डर की सहायता से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे टेप पहले से तैयार रहने चाहिए, उन्हें सुनाकर फिर प्रतिभागियों से उसी प्रकार उच्चारण करने के लिए कहा जाना चाहिए। सातवां पॉइंट दोस्तों, अंग ढ के उच्चारण का अभ्यास कराया जाना चाहिए। आठवां बिंदु, संयुक्त क्षारों ठीक दोस्तों के उच्चारण पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे दोस्तों आपका क्षमा हो गया, क प्लस छ बन के छ बनता है, ज्ञान का दोस्तों ज प्लस ई बन के ज्ञ बनता है। अगला प्रश्न, छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, इसको हमें लिखना है। तो माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित रूपों का शिक्षण तथा अभ्यास आवश्यक है दोस्तों। पहला बिंदु आता है पत्र लेखन, दूसरा वर्णन, तीसरा व्याख्या, चौथा दोस्तों आपका संक्षेपीकरण एवं पल्लवन, पांचवा बिंदु है दोस्तों संवाद लेखन, छठा है रिपोर्ट लिखना, सातवां है पुस्तक समीक्षा, आठवां जीवनी, नौवां है आत्मकथा, दसवां बिंदु दोस्तों निबंध रचना, 11वां एकांकी लेखन, 12वां कहानी लेखन और 13वां कविता लेखन। फिर दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। अब देखते हैं आज का हम लोग कि अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, और आज का अंतिम प्रश्न है ये कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। तो मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित साधन है। पहला दोस्तों आपका पॉइंट आपका चित्र पठन। तो बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान कर उनसे उससे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकल रहा है। नैतिक कहानियों में चार्ट आते हैं, बच्चों को उन चार्टों में प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति के लिए कहा जाना चाहिए। दूसरा बिंदु दोस्तों आता है आपका कहानी पाठ। बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में इन कहानियों का पाठन कराना चाहिए। इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चे की भाषा, कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली तथा मस्तिष्क का विकास होता है। तीसरा बिंदु दोस्तों कविता पाठ। कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति तथा रुचि का ज्ञान होता है दोस्तों। चौथा बिंदु है अभिनय तथा अनुसरण। बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है, उनकी शारीरिक भाषा तथा अभिव्यक्ति में सुधार होता है। और आज का अंतिम बिंदु क्या है, वाद और विवाद। वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, बच्चों की झिझक व संकोच समाप्त होता है, इससे वाक पटुता तथा वाक चातुर्य में भी सुधार होता है। तो दोस्तों आज ये वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, ये वीडियो जैसे आप लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप लोग तुरंत ही पार्ट 1 और हमारी पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमारे सभी बहुविकल्पी प्रश्न है, पार्ट 2 में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और पार्ट 3 दोस्तों आपने अभी देखी, मतलब जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो ये सब वीडियो कंप्लीट करके आप लोग आराम से 25 में 25 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये लघु उत्तरीय प्रश्न आप इसको रट नहीं सकते हैं। तो जितना आप समझ जाएंगे पेपर में उतना ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट।